जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इंद्री हलके में राजनीतिक सरगर्मियां पिछले कई दिनों से बढ़ी हुई हैं और इन राजनीतिक सरगर्मियों के कारण इंद्री हलके में किस तरह के हालात बने हुए हैं, इंद्री हलके के विकास की हम बात करेंगे, इंद्री हलके में भ्रष्टाचार की हम बात करेंगे क्या हो रहा है और इंद्री हलके की राजनीति आने वाले दिनों में किस ओर मुड़ रही है, इस बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से मेरा सबसे पहले अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हम इस समय गढ़ी बिरबल गांव में पहुंचे हैं और गढ़ी बिरबल गांव में जीवन ज्योति जो हॉस्पिटल है वो शुरू हुआ है और इस हॉस्पिटल को शुरू करने वाले समाज सेवा में भी अग्रसर रहे पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश के चेयरमैन डॉक्टर सुनील पवार जी हैं। वो जनता की वैसे भी सेवा कर रहे हैं और अब डॉक्टरी लाइन में भी वो सेवा करेंगे, उनसे भी जानेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि धर्मपत्नी डॉक्टर नवजोत वो भी डॉक्टरी पेशे से और उन्होंने इंद्री हलके से चुनाव भी लड़ा है कांग्रेस पार्टी से। और चुनाव लड़ने के साथ साथ इंद्री हलके की जो जनता है उनकी आवाज़ को उठाने में भी वो निरंतर अग्रसर रहे हैं। अब हम उनसे जानेंगे कि एक तो ये कि इंद्री हलके में ये एक ग्रामीण क्षेत्र और विशेष तौर पर यमुना नदी से जुड़ा हुआ, जहां अक्सर बाढ़ की समस्या और दूसरी समस्याएं यहां आई रहती हैं और इन समस्याओं से घिरे हुए लोगों की बीच में एक डॉक्टरी पेशा करना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को कैसे पार पाएंगे, सबसे पहले तो यही जानेंगे। डॉक्टर सुनील पवार जी, जन तहलका पर आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यमुना क्षेत्र के लोग हमेशा हर साल जो है उससे जूझते रहते हैं। उनके सामने जीवन की चुनौती है कि जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो उस वक्त जो हेल्थ की सुविधाएं हैं उनसे ये लोग पूर्ण रूप से वंचित रह जाते हैं। यहाँ पे अस्पताल हमने खोला है कि ग्रामीणांचल के लोग जो यहाँ से 30-35 किलोमीटर यमुनानगर, 30-32 किलोमीटर करनाल या 15 किलोमीटर इंद्री और 24 किलोमीटर लाडवा अपने हेल्थ सुविधाओं के लिए जाते थे। तो हमारा प्रयास है कि यहाँ गढ़ी बिरबल एक सेंटर है और आसपास के 20-25 गाँवों में के लोगों को जो है अच्छी सुविधा देने का हमारा प्रयास वो गढ़ी बिरबल जीवन ज्योति हॉस्पिटल में रहेगा। ये एक अच्छा प्रयास, सुंदर प्रयास है, लेकिन इस प्रयास के साथ साथ एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि ये जो क्षेत्र है इसमें गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके लिए कोई विशेष आप लोगों के मन में कोई है, ऐसी कोई योजना है उनके? डेफिनेटली, देखो यहाँ बैठ के हम दो काम कर रहे हैं। पहला काम तो जो भी पेशेंट हमारे पास आता है उसका इलाज यहाँ पे कराना। दूसरा, जो सुविधाएं यहाँ पे नहीं है हम अपनी गाड़ी से, अपनी एम्बुलेंस से बगैर किसी कॉस्ट पे उनको भेज के उनकी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह करा के लेके आने का काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़, सरकार की जो योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत जो लोगों का फ्री में इलाज होता है उससे संबंधित लोगों को किस तरीके से गाइड करना है वो काम भी हम यहाँ बैठ के करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको घुटनों की दिक्कत है, घुटने बदलवाने हैं, किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है, किसी को दूसरे प्रकार की कोई सर्जरी करानी है, अपेंडिसाइटिस है, हर्निया है, तो उनका आयुष्मान कार्ड से जिस भी हॉस्पिटल के अंदर हो पाता है तो हम अपनी गाड़ी से वहाँ पे लेके जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज करा के वापस लेके आ जाते हैं। क्या ये आपकी 24 घंटे की सेवाएं हैं या आपके दिन की सेवाएं, क्या बताना चाहिए? नहीं, ये 24 घंटे की सेवाएं हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे लगातार लोगों की सेवा करने का काम कर रही है। चलो, ये एक सेवा का माध्यम है और राजनीति भी एक सेवा है। हम अब राजनीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंद्री हलके में आपकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा और आप लंबे समय से इंद्री क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और जहां हम खड़े हैं ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। मुझे याद है कि बाढ़ के दिनों में हम लोग भी बहुत ज़्यादा अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, आप भी एक बार हमारे साथ थे, वहाँ भी आपने बाढ़ में जीवन को जोखिम में डाल करके उपचार किए थे, लोगों की दवाइयाँ दी थी। हम लोगों ने भी बड़ी जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो कवरेज दिखाई थी। मेनपाल जी भी हमारे साथ है, ये भी उस समय हमारे साथ थे। ये जो समस्या बाढ़ वाली है ये लंबे समय से समस्या बनी हुई है और दूसरी यहाँ एक और समस्या पानी की समस्या है इस क्षेत्र में। ये दो समस्याएं बहुत गहरी हैं, आपने भी इन दोनों समस्याओं को उठाया था। ये अक्सर, क्या इनका कोई समाधान आपके दिमाग में है? सरकार तो मुझे लग रहा है कर नहीं रही है। देखो, हर वर्ष जब भी बाढ़ का समय आता है तो यमुना नदी जब उफान पे आती है तो अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ हो जाता है।
लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, पशुओं को चारा नहीं मिलता, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, और उसी वक्त प्रशासन जो है किस तरह लेके वहाँ पे उठता है। डेफिनेटली मैंने देखा है कि जो वहाँ पर पत्थर से रोक लगाने का काम लगातार और उनके निरीक्षण का काम लगातार होना चाहिए, वो बाढ़ के अलावा जो समय है उसमें प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही रहती है, जब उनको पता है कि हमारे क्षेत्र में चंद्राव से लेके और शेरगढ़ टापू के आगे तक ये सारा क्षेत्र हर साल बाढ़ से जो है ग्रस्त रहता है, तो निरंतर वहाँ पर जो रोक लगाने का कार्य है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। जहाँ पे पत्थर का कटाव होता है उस कटाव को रोकने के लिए निरंतर प्रयास होना चाहिए। अभी आप यहाँ की बात लें तो यमुना क्षेत्र के अंदर रेत उठाने का कार्य शुरू हुआ। मैं रोज़ यहाँ से जब करनाल जाता हूँ और करनाल से वापस आता हूँ तो यहाँ ओवरलोड जो वाहन है वो लगातार रेत से लबालब भरे हुए जाते हैं, तो ये पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से जाते हैं। और ये ओवरलोड वाहनों की आपने बात किया तो ओवरलोड वाहनों से बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान जो है वो लील रही है, और 2-3 दफ़ा तो ऐसा हो चुका है कि लोगों ने जान तक लगाए हैं जब इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रशासन तो फिर भी चेत नहीं रहे। क्या लग रहा है आपको कि इसके पीछे कोई खेल है? देखो डेफिनेटली जो है ये बड़ा मिली भगत का खेल रहता है। इसमें सबसे पहले तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका मजबूती से कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार के नुमाइंदे जब आंख बंद करके बैठते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी अपना खेल खेलते हैं, और सरकार का नुमाइंदा भी आंख तब बंद करता है जब उसकी जेब में कुछ ना कुछ जाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो गिव एंड टेक का मामला है ये लोगों की ज़िंदगी से खेलने का काम है कि ओवरलोड वाहन चलेंगे, रास्ते में हादसे के शिकार होंगे, मरेगा कौन? आम आदमी। तो इस तरीके से जो है इस क्षेत्र के अंदर और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने पानी की एक समस्या उठाई थी, गंदा पानी जो लगभग 35 गांव जिससे प्रभावित होते हैं, ये जो धनौरा ड्रेन जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा उसमें जहरीला और गंदा पानी है और उससे बहुत सारे लोगों का जीवन खराब हो गया। ये आवाज़ भी पिछले बार उठाई गई थी, लेकिन क्या लग रहा है आपको, सरकार कहीं इन लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही है, या ये जो आवाज़ को उठाने वाले लोग हैं उनका कहीं प्रभाव सरकार पर नहीं है? देखो धनौरा एस्केप के अंदर जितना भी यमुनानगर की फैक्ट्रियां जहां पर एक्विपमेंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है उनका सारा गंदा पानी यहीं से होकर निकलता है। अगर सरकार की मंशा सही रहती है, चुनाव के समय में जो भी आदमी वोट मांगने के लिए जाता है वो हर गांव में जाके धनौरा एस्केप के गांव के अंदर जाके ये वायदा करके आता है कि हम इसका कोई ना कोई समाधान करा देंगे। लेकिन आज तक आपने देखा, पिछली 2 बार से मैं देख रहा हूँ, पहले भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा चुनाव जीत के गया, 5 साल उन्होंने राज किया, सत्ता सुख भोगा, लेकिन इनकी समस्या का कोई समाधान उन्होंने नहीं किया। इसके बाद अब भी लगभग 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का सत्तासीन आदमी वो यहाँ पे बैठा हुआ है और लगातार जो काम उनको करने चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे। भुगतता कौन है? फिर वही बात आती है कि परिस्थितियाँ सामान्य नहीं है, सरकार की मंशा सही नहीं है, और चुने हुए नुमाइंदे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए या अपनी वाहवाही लूटने के लिए ब्याह शादी के कार्यक्रमों के अंदर तो पहुंचते हैं, लेकिन जहां लोगों की तकलीफ की बात आती है वहां उनके बीच में जाकर उनकी नब्ज टटोलने का काम नहीं करते। नब्ज नहीं टटोली जा रही है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि उनकी नीयत भी साफ है, नीति भी साफ है, सबका विकास हो रहा है, सबका साथ हो रहा है। क्या ये जो सबका विकास, सबका साथ, भ्रष्टाचार रहित बात, क्या ये हो पा रही है? आपको कहीं लग रहा है? आप तो कह रहे हैं यहाँ तो खेल चल रहा है। देखो डेफिनेटली पूरे करनाल के अंदर ही नहीं, अभी तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और इस भ्रष्टाचार के खेल के अंदर एक तरफ तो महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, दूसरी तरफ इस भ्रष्टाचार के खेल में आम आदमी का पैसा औने पौने दामों में वो सरकारी खजाने में जाने की बजाय सरकारी अधिकारियों की जेबों के अंदर भरने का काम किया जा रहा है। तो आज सबसे बड़ा निंदनीय काम ये है कि सरकार फिर भी सुस्ती में सोई हुई है। अच्छा, मैं बीच में रोकना चाहूँगा, इतना बड़ा मामला हो रहा है, जेबें भरी जा रही हैं, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, विपक्ष कहाँ बैठा है? ये आवाज़, ये काम तो विपक्ष का है, जनता का काम है, ये कहीं आवाज़ नहीं उठ पा रही है क्या? तो बात क्या है यार? ये लोग किसी की सुनते ही नहीं, तनाशा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए जन तहलका के मार्फत हमने पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ करनाल में एक इंटरव्यू आपने किया था,
और मैं आपके चैनल को और आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि मीडिया की जो स्वतंत्रता होती है, उस स्वतंत्रता के तहत आप हर मुद्दे को दिखाने का काम करते हैं। तो उस वक्त भी हमने सरकारी अधिकारियों से मिलके इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को पूर्ण सबूत के साथ पेश किया और हमें उस वक्त भी पता चला था कि लीपापोती का कार्य चल रहा है और वो हुआ भी, क्योंकि सरकार की मंशा जब तक साफ नहीं होती तब तक इस भ्रष्टाचार के खेल के ऊपर कोई अंकुश नहीं लग सकता। आप करनाल के अंदर जाके देखोगे तो वहाँ भी लगातार लाइटों का गेम अलग है, सड़कों का गेम अलग है। तो किस तरीके से जनता के पैसे को अपनी जेबों में हम डाल सकते हैं, ये सोच सिर्फ सरकार की और प्रशासनिक अधिकारियों की चल रही है। और इंद्री की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर इंद्री क्षेत्र के, खास तौर पे इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आ रही है। स्कूल में जाते हैं, अध्यापक नहीं है, स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिले होते हैं तो किताबें नहीं हैं। जब मुझे पता है कि शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया और कांग्रेस की जब सरकार थी, बच्चों के दाखिले से पहले किताबें स्कूल में आ जाती थी, लेकिन अभी आप देखो पूरा साल निकल गया लेकिन बच्चों के पास किताबें मुहैया नहीं कराई गई। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो बच्चा स्कूल में जाता है बिना किताबों को, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कैसे कम्पीट करेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं पूरी बेबाकी से कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल के अंदर कमज़ोर तबके के बच्चे रहते हैं और सर्वोदय की सोच जब तक इस सरकार की नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई जो है सत्ता की नहीं लड़ते, सत्ता की लड़ते हैं। तो सत्ता के लिए लड़ना पड़ेगा और सत्य यही है कि अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए जब तक ये लोग काम नहीं करेंगे तब तक इस समाज का भला होने वाला नहीं है। दलित और पिछड़ों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और उन बच्चों को एक सुयोजित षड्यंत्र के तहत पढ़ाई से वंचित रखने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। अदरवाइज उनको टीचर भी मुहैया कराए जाने चाहिए और उनको किताबें भी दी जानी चाहिए, क्योंकि 1947 से पहले भी सैकड़ों वर्ष तक ये गरीब बच्चों को पढ़ाई का अधिकार नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने 47 के बाद अगर अधिकार दिया तो उस अधिकार से वंचित रखने का कार्य ये सरकार वैसे ही नहीं कर रही, पूरे षड्यंत्र के तहत कर रही है कि जब ये पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार देना नहीं पड़ेगा। देखिए, पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार देना कैसे पड़ेगा। अब ये शिक्षा और चिकित्सा की बात आपने उठा दी कि ये सरकार नाकाम है शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा की बात एक दिल्ली से पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, वो बात कर रही है, दावे कर रही है। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं वो हम सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा जो इंद्री की समस्याओं को लेकर के चल रहा था, आप लोग लगातार जनता से संपर्क में रहते हैं, आपने कोई खाका तैयार किया यहाँ की सड़कों की हालत क्या है, यहाँ के अस्पतालों की हालात क्या है, यहाँ के लोगों को सरकारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो क्या मिल पा रही हैं, ये कुछ खाका तैयार हुआ है? कहाँ क्या क्या समस्या है जरा? डेफिनेटली सबसे पहले हमने जितने भी गांव के अंदर अटल सेवा केंद्र हैं, अटल सेवा केंद्रों से हमने बातचीत की है। लोगों की जो नई पेंशन बननी होती है, नई पेंशन को 1-1 साल का समय चला जाता है। जो गलती से जो बेचारी अपने पति को खो देती महिलाएं, जो विधवा हो जाती हैं, विधवा पेंशन तो विद इन मंथ लग के आनी चाहिए। ऑनलाइन कागज करने के बावजूद भी उनको 1-1 साल तक विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलता। विवाह शगुन योजना का पैसा समय पे नहीं मिलता। प्राइवेट संस्थानों के अंदर जो बच्चे ANM, GNM, JBT इत्यादि कोर्सेज करते हैं, जिनका स्टाइफंड जो SC और बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, उनका स्टाइफंड कांग्रेस के समय पे आता था, 2-2 साल उनका स्टाइफंड नहीं आता। तो किस तरीके से इन लोगों का भला ये सरकार कर सकती है? हमने डेफिनेटली एक खाका तैयार किया है और उस खाके के तहत इस सरकार को सबके सामने नंगा करने का काम करेंगे और किस तरीके से सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर बांटकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम ये सरकार कर रही है, वो 11 जून से हम लोगों के बीच में लेके जाते हैं। 11 जून से, यानी 11 जून से वो तैयारी हो चुकी है। 11 जून के बाद पूरा खाका, पूरी रूपरेखा तय हो चुकी है। लेकिन मेरा एक जो सवाल था वो सवाल रह गया है। शिक्षा और चिकित्सा की बात करने वाली, भ्रष्टाचार रहित बात करने वाली, मुफ्त बिजली देने की बात करने वाले, उनकी एक रैली भी है 29 तारीख को कुरुक्षेत्र में। उनका हरियाणा में क्या भविष्य दिख रहा है? देखिए आप निर्मल जी, मैं सीधे तौर पर एक बात करना चाहूँगा। पता नहीं किसकी सत्ता आएगी, कौन राजा बनेगा। आज मैं राजा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि 47 के बाद सुना था देश आज़ाद हुआ और देश के अंदर जो है एक सेवक के रूप में सरकार बनती थी, लेकिन अभी तानाशाही लोग उस शासक की तरह हैं जो 47 से पहले रजवाड़ों पे राज करते थे। आज सरकार किसी की भी आए,
हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर एक लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो लड़ाई है सत्य की लड़ाई, और सत्य की लड़ाई में सर्वोदय को की बात जो है, सत्य और सत्ता दोनों साथ साथ हैं। सत्ता सिर्फ इसलिए कि हम सेवा कर पाए, थोड़ा सा सत्य इसलिए, बिल्कुल अंतर है, थोड़ा अंतर नहीं, बहुत ज्यादा अंतर समझने है। के लिए बहुत कुछ। जो लोग सत्ता की भूख के अंदर विचलित होकर फिरते हैं, वो कभी इस पार्टी के अंदर जाते हैं, कभी उस पार्टी के अंदर जाते हैं। पार्टियों के साथ वफादारियां न करके, वैचारिक लड़ाई न करके, सिर्फ सत्ता लोलुपता के कारण, सत्ता की भूख के कारण कभी किसी का दरवाजा खड़काते हैं, कभी किसी का दरवाजा खड़काते हैं। आज समय है कि गांधी के विचार को लेके आगे बढ़ा जाए। आज समय है कि उसी विचार पर अडिग रहकर सत्य के लिए लड़ाई लड़ी जाए। और सबसे बड़ी बात, आप सत्ता से, डॉक्टर साहब मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, उस पे आप स्पष्ट रूप से बताइए। मैं बिल्कुल भविष्य है, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। आज भविष्य किसका है, किसी का नजर आ रहा है? आज पूरे देश के अंदर किसी का भविष्य नजर नहीं आ रहा। अडानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह, 4 लोगों के अलावा किसी का कोई भविष्य इस देश के अंदर नजर नहीं आता। आज किसी दूसरे के ऊपर लांछन या दूसरे की के बीच में कोई बात करने से पहले मुझे अपने घर के अंदर सुधार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस की बात क्या है, कांग्रेस का विचार क्या है, उसको फैलाना पड़ेगा। अब आम आदमी की बात, जब मैं आम आदमी में नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँ? आम आदमी की बात वो लोग करेंगे जो आम आदमी पार्टी के अंदर है। नहीं, कहीं कोई प्रभाव है, कोई आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी को कहीं डर है कि आपका जो स्थान है वो कहीं वो छीन रहे हैं? डर उनको होता है जिनको सत्ता खोने का लालच होता है। हम तो 10 साल से विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और सत्ता खोने का दर्द भी, पीड़ा उन्हीं को होती है जिनको सत्ता से कुछ कमाना होता है। जिनको सत्ता में सिर्फ सेवा करनी है, उनको डर किस चीज़ का? तो किसी प्रकार का हमें आम आदमी पार्टी से कोई डर नहीं, और किसी भी प्रकार का हमें भारतीय जनता पार्टी से डर नहीं। डर है तो सिर्फ इस चीज़ का है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का भला किस तरीके से हो सकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उसका भला कैसे हो। और ये भलाई का काम हमने आपको दिखाया भी। डॉक्टर साहब यहाँ हॉस्पिटल खोल करके वो सेवा में भी लगे हैं और जनता की दूसरी सेवा में भी लगे हैं। राजनीति में कब उतार आ जाते हैं, कब चढ़ाव आ जाते हैं, कब आदमी की किस्मत बदल जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस समय डॉक्टर सुनील पवार इंद्रिय क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये कितना सफल हो पाते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद कितना मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी राय भी दें। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।